तो बच्चों इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी पावर के बारे में सीखेंगे। दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 इन फिज़िक्स। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस। तो इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए भी इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो शुरू करते हैं फिर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ वर्क एनर्जी एंड पावर वी नीड टू नो व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने वेक्टर्स चैप्टर्स में पढ़ा था। बहुत ही डिटेल में हमने बहुत सारे उस पर क्वेश्चंस भी किए हैं, न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, बेसिक्स पढ़ा है हमने। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा, जब भी वो स्केलर प्रोडक्ट की बात जिक्र करेंगे तो हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे उसमें, ठीक है। तो पहले शुरू कैसे करते हैं, वर्क एनर्जी पावर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो आई मीन टू से what actually work means in our day-to-day life. ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಏನೋ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Okay, in normal language we speak like that, isn't it? We use the word work in that manner, ठीक है। तो you are sitting and holding a book, you are reading, that doesn't mean work in terms of physics, ठीक है। तो फिज़िक्स में वर्क का मतलब अलग ही है कुछ। मतलब यहाँ पर वर्क हम कैसे मानते हैं, वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट ने या इस जो भी हो, ठीक है। तो वर्क कैसे होता है इन फिज़िक्स, वर्क इन द सेंस जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो और फोर्स अप्लाई होने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, आसान है, बहुत आसान है। वर्क मीन्स इफ़ a force is applied on any object or anything and that body or object is displacing from its initial position, then that is said to be as work in physics, ठीक है। तो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि कोई बच्चा बैठकर पढ़ाई कर रहा है, तो फिज़िक्स में वो वर्क नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है, मेंटल वर्क हो रहा है, उधर फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर वर्क कुछ नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वर्क के लिए बेस्ट एग्जांपल होगा, अगर एक बॉल पड़ी है, ठीक है, ज़मीन पर, तो अगर हमने उस बॉल को किक मार दिया, ठीक है, तो किक लगा रहे हैं हम उस बॉल को, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स लगा दिया तो बॉल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कर गई, ठीक है। तो तब हम कहेंगे वर्क इज़ डन। तो आसान लैंग्वेज में, फिज़िक्स में हम वर्क को कहेंगे क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब फोर्स लगने पर अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे तो वो मान जाएंगे हम लोग वर्क हो रहा है उधर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या, वेक्टर यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने डॉट लगा दिया इधर, डॉट का एक मतलब है इसमें, बताएंगे हम। और डिस्प्लेसमेंट को हमने लिया है यस, माना है यस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन भी होती है। देखो इधर दो क्वांटिटी है जो दोनों कैसे हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इनके पास क्या है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। फिर भी हमको जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है यानी रिजल्ट जो मिल रहा है, ये रिजल्ट वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये रिजल्ट वेक्टर नहीं है, तो क्या है ये रिजल्ट, ये रिजल्ट एक स्केलार है बच्चों, ठीक है। स्केलार यानी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कहेंगे स्केलार प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, स्केलार प्रोडक्ट। मतलब अगर दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया वेक्टोरियली, ठीक है, वेक्टोरियली हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं, तब हमको जो भी रिज़ल्ट मिलता है, अगर वो रिज़ल्ट में मैग्नीट्यूड है सिर्फ और सिर्फ, डायरेक्शन नहीं है, तो हम उसे कहेंगे स्केलार प्रोडक्ट, ठीक है। वो वेक्टर नहीं है, ठीक है, वेक्टर नहीं है। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें मैंने एग्ज़ाम में देखा है बच्चों को। अगर हमने पूछा है क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल फॉर स्केलार प्रोडक्ट, तो बच्चे सभी स्केलार क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल देते आए हैं, तो ये गलत है। स्केलार प्रोडक्ट अलग है, स्केलार क्वांटिटी अलग है बच्चों, ठीक है। Make a difference of these two. Scalar product is the product of two vectors giving out a scalar quantity. ठीक है, product of two vector quantities giving out scalar quantity. Scalar quantity क्या है, खुद एक स्केलार है, जैसे कि मास हो, लेंथ हो, ठीक है, टेम्परेचर हो, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ माना जाएंगे, ठीक है, जिनके पास डायरेक्शन ना हो, नो डायरेक्शन, जिनके पास नो डायरेक्शन, ठीक है। तो वो है क्वांटिटीज़, स्केलार क्वांटिटीज़। स्केलार प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर्स को मिलाकर हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, स्केलार मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट करने के बाद आएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे नो प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होगा बच्चों। तो समझ लो क्वेश्चन को कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि गिव एन एग्जाम्पल फॉर स्केलार प्रोडक्ट, तो ये एग्जाम्पल देना है आपको इस तरह, ठीक है। वर्क एक स्केलार प्रोडक्ट है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मिलाने के बाद हमको वर्क मिल रहा है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, गिव एन एग्जाम्पल फॉर स्केलार क्वांटिटी, ठीक है। स्केलार क्वांटिटी मतलब मास, लेंथ, टेम्परेचर एक्सेट्रा, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, याद होगा। तो ये सभी आते हैं स्केलार क्वांटिटीज़ में। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं करते हम लोग, मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, यहाँ पर करते हैं। समझ में आई ये बात? स्केलार प्रोडक्ट और स्केलार क्वांटिटीज़ का डिफरेंस मैंने इधर बता दिया। तो हम कह रहे थे कि वर्क कैसा है, वर्क एक स्केलार प्रोडक्ट है। हम वर्क को ऐसे भी डिफाइन करेंगे, ऐसे भी डिफाइन करेंगे, और एक तरीका है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन द direction of displacement, force in the direction of displacement into displacement, force in the direction of displacement into displacement। मतलब क्या, फोर्स किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लूँगी तो आपको बस पता चलेगा। मान लो इधर एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है हैविंग सम मास, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसे, ये है फोर्स, ठीक है।
और फोर्स लगने पर इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया, इट हैज़ डन अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो ये है फोर्स, ठीक है। फोर्स देखो इस कंपोनेंट मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। ठीक है, अगर वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो एक वेक्टर है और वेक्टर कुछ एंगल बना रही है थीटा विद द सरफेस बोलो। ठीक है, तो क्या हम इसको रिजॉल्व करेंगे, अभी याद होगा रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं। अगर एक वेक्टर है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे जहाँ पर थीटा बैठा है, ठीक है, तो वो कंपोनेंट को हम क्या लेंगे, एफ कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात। अगर थीटा के अपोजिट में क्या लोगे, एफ साइन थीटा। याद आया, जहाँ पर थीटा बैठा है वो हमेशा कोसाइन कंपोनेंट होगा, थीटा के अपोजिट में हमेशा साइन कंपोनेंट होगा। ये याद होगा आपको, एफ कॉस थीटा। ये देखो एफ कॉस थीटा, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। ठीक है, एफ कॉस थीटा भी उसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जा रहा है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। समझ में आ रही बात। तो हम एफ कॉस थीटा को ले सकते हैं। ठीक है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हम ये कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। तो अब वर्क डन हम ऐसे लिख सकेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, यस। ठीक है, अगर मैं इसको नोटेशंस में लिखूं, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो ये एक स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों। अगर मैं इसको A मानूँ, इसको B मानूँ और A कॉस थीटा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। तो A के प्लेस में है F, ठीक है, तो हम लिखेंगे F वेक्टर डॉट B के प्लेस में है S, तो S वेक्टर। समझ में आई ये बात। तो वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वर्क हम किसको मानेंगे, और एक बार जब फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो तब हम कहेंगे वर्क इज डन, अदरवाइज नो। ठीक है, तो वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज दैट विच इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। ठीक है, तो पावर क्या है, पावर ये एक एक्ट को देखने के लिए, मतलब उस एनर्जी का एक्ट देखने के लिए, वर्क का एक्ट देखने के लिए पावर चाहिए होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे वर्क का, एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई होप यू कैन सी इट। अगर इफ, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज सिटिंग एंड रीडिंग अ बुक और न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, देन वर्क हो रहा है यहाँ पर नहीं, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स ज़ीरो है। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, तो अगर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए, तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द पर्सन का ऐसे पूछेंगे, तो आप लिख देना वर्क डन इज ज़ीरो। ठीक है, तो अगला सवाल, और एक सवाल लेते हैं।
मानो a person is carrying a suitcase on his head, moves in a horizontal road, then work done is, बता, वर्क डन विल बी हियर ऑल्सो ज़ीरो। मतलब पर्सन क्या कर रहा है, सूटकेस सीट पर उठाकर चल रहा है, कैसे, हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, ठीक है। तो वर्क डन विल बी ज़ीरो होगा बच्चों, क्योंकि सूटकेस सीट पर है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, वो चल रहा है ऐसे, और वर्क डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स का कैसे होगा, ऐसे होगा। फोर्स इज अप्लाइड ऑन सूटकेस in the upward direction and displacement is done in a horizontal। तो एंगल कितनी बनी, 90 डिग्री बना। वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस, मैं इसको एक्सपांड कर दूँ तो एफ एस कॉस थीटा बनेगा, पिछले इसमें सिखाया था मैंने। तो थीटा कितना है, 90 है, तो कॉस 90 कितना बनेगा, ज़ीरो बनेगा, isn't it? So work done is also zero in such cases, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल इसमें भी देख सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए वेट लिफ्टर लिफ्टिंग 50 ले लें या 500 ले लें, 500 kg ऑफ वेट। तो बताओ, ये आपको होमवर्क की तरह होगा कि इसमें वर्क डन क्या होगा। अगर वेट लिफ्टर है और वेट लिफ्ट कर रहा है और वो मूव नहीं कर रहा है बच्चों, एक तरफ ही स्टैंड हो रहा है, मतलब ही स्टैंडिंग एट वन पोजिशन एंड ही इज़ लिफ्टिंग द वेट्स, ठीक है। तो फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, फोर्स अंतु ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, बट डिस्प्लेसमेंट ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ओके। फोर्स है बच्चों, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस एग्जाम्पल में ज़ीरो होगा, तो एफ इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो। सो वर्क डन इन थर्ड केस इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बने वर्क डन ज़ीरो जहाँ जहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, तो भी वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, फोर्स लग रहा है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो दोनों होना चाहिए, फोर्स अप्लाई ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಫೀಲ್ ಇಟ್ that weight lifter lifts the 500 kg of weight. He is lifting, he is applying the force, but he is not doing any displacement. So displacement zero है, इसलिए work done भी बन गया zero. I hope these three examples make you to feel what is work. अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ वर्क के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। मतलब नेचर ऑफ वर्क मतलब वर्क whether it is positive, negative or zero we need to see. है तो कब होगा, when the work is said to be positive work or negative work or zero work. zero work तो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो अब हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे। तो नेचर ऑफ वर्क 3 टाइप्स होंगे। क्या क्या होगा, पहला होगा पॉजिटिव वर्क, सेकेंड विल बी नेगेटिव work, and the third one is zero work, ठीक है। तो when you're saying that work is done is positive, मतलब कब कहोगे कि वर्क जो भी किया है वो पॉजिटिव तरह का है, अगर इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। समझ में आ रही है बात। इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री कहो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो,
पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन में हो। अगर दोनों सेम हो तो एंगल उनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो तब हम कहेंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिव कब होगा, इफ थीटा इज 180 डिग्री, इफ थीटा इज 180 डिग्री, मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इफ वाइस वर्सा। ठीक है। फोर्स अगर इस दिशा में है तो डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इन दोनों के बीच में का एंगल कितना बनेगा बच्चों, 180 डिग्री बनेगा। तो वहाँ पर फोर्स वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन भी लिखवा दूंगी, यहाँ पे वर्क का एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो। एफ एस कॉस थीटा होगा, थीटा क्या है, 0 है, सो कॉस 0 इज 1 होगा हमेशा। तो W इक्वल टू प्लस एफ एस। ठीक है। और इसमें सेकेंड केस में एक्सप्रेशन क्या होगा वर्क का, सेम एफ एस कॉस थीटा ले लेते हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशन है अपना। तो W इक्वल टू एफ एस, थीटा कितना है बच्चों, 180 डिग्री है, सो कॉस 180 डिग्री हमेशा याद रखो वो होगा -1। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो गया, माइनस एफ एस। तो नेगेटिव वर्क मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, पॉजिटिव वर्क मतलब एक्सप्रेशन में यहाँ पे प्लस आएगा। और 0 वर्क यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होना चाहिए, या ऐसे भी हो सकता है कि थीटा बिटवीन एफ एंड एस कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो तो फोर्स उसके बराबर परपेंडिकुलर में लगेगा। ठीक है, 90 डिग्री में लगेगा। पिछले एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा। तो वर्क का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा डबल इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 तो 0 होगा, तो वर्क डन इज 0। तो ये बना नेचर ऑफ वर्क, इसको याद रखना है, भूलना नहीं। एक मार्क्स के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पर क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो ये बन गया वर्क। अब चलो यूनिट्स ऑफ वर्क देखते हैं, ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा है कई बार। तो यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होगा बच्चों, ये पता ही होगा, आप बचपन से पढ़ते आए हो, दैट इज जूल। जे, कैपिटल जे से हम डिनोट करेंगे। 1 जूल कैसे लिखते हैं हम 1 जूल को, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हम 1 न्यूटन मीटर को कहेंगे 1 जूल। तो जूल का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो 1 जूल कैसे डिफाइन करोगे, इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी 1 जूल। और एक बार 1 जूल कब कहोगे, अगर एक बॉडी को हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं 1 न्यूटन फोर्स लगाकर, तो वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में अपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, फोर्स कितना लगना चाहिए, 1 न्यूटन लगना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो हम वर्क डन कितना कहेंगे बच्चों, वर्क डन इज 1 जूल। अदर यूनिट्स भी है, अलग अलग यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कैलोरी। ठीक है, CAL, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं CAL। ठीक है, कैलोरी एक अदर यूनिट विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ। और एक होगा किलोवाट आवर, KWH, सुना होगा आपने, किलो वाट आवर। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इन जूल, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1
किलो मतलब कितना बच्चों, 1000, ठीक है। वाट आवर, आवर को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 60 इंटू 60 करो, 60 इंटू 60 वाट सेकेंड बन गया है ये, ठीक है। तो 10⁻³ लिख लेंगे हम 1000 को, और इसको मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 00 लगा दिया, ठीक है। ये बन गया जूल सेकेंड में, ठीक है। तो आसानी से लिख दो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6, शिफ्ट करो पॉइंट, इंटू 10⁻³ है, और यहाँ पे 3 मैंने पॉइंट इधर लगाया तो 1 2 3 इंटू 10⁻³ बनेगा, इंटू 10⁻³ तो आंसर बनेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। तो ये है इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आगे देखते हैं। थैंक यू।